एक लड़का अपने सबसे अच्छे दोस्त को ढूंढ रहा है, अपने कुत्ते को। लेकिन हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि अब उससे दोबारा मिल पाना लगभग नामुमकिन लगता है। एक ही पल में सब कुछ खत्म हो गया। हालांकि इससे भी ज्यादा खौफनाक मौतों का सामना ब्राजील के लोगों ने किया। लोग समुद्र किनारे गर्मी का आनंद ले रहे थे, तभी समुद्र की तरफ से एक अजीब सी हवा उनकी ओर बढ़ने लगी। शुरुआत में सबको लगा कि शायद बारिश आने वाली है, लेकिन वो बारिश नहीं, मौत थी। समुद्र से उठी वो हवा इतनी भयानक ठंडी थी कि इंसानों का खून तक जम जाए। देखते ही देखते लोग वही खड़े खड़े बर्फ बनने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। एक लड़का अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, तभी उसके पीछे आसमान से एक पलटा हुआ विमान आकर गिरता है। विमान पूरी तरह बर्फ में जम चुका था और जमीन से टकराते ही कांच की तरह टूट गया। उसके टुकड़े हर तरफ बिखर गए। दरअसल ये साल 2019 का दौर था, जब पूरी दुनिया पर कयामत टूट पड़ी थी। कहीं सुनामी तबाही मचा रही थी, तो कहीं भयानक सूखा पड़ रहा था। जहां सूखा नहीं था, वहां इतनी ठंड थी कि लोग खड़े खड़े जम रहे थे। कहीं जानलेवा गर्मी थी, तो कहीं हड्डियां जमा देने वाली सर्दी। अब यह साफ हो चुका था कि धरती पर कोई भी जगह पूरी तरह सुरक्षित नहीं बची है। इसी संकट के बीच 27 देश एकजुट होकर यूनाइटेड नेशंस में इकट्ठा हुए, जिनमें भारत भी शामिल था। सभी देशों ने अपनी अपनी चिंताएं रखी और आखिरकार एक ऐतिहासिक फैसला लिया। हर देश अपने सबसे प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों को इस मिशन का हिस्सा बनाएगा। इस टीम की कमान सौंपी गई वैज्ञानिक टोनी हैस को। टोनी और उनकी टीम ने एक ऐसा आविष्कार करने का फैसला किया जो दुनिया को इन आपदाओं से बचा सके। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्होंने एक अत्याधुनिक सैटेलाइट सिस्टम तैयार किया, जिसका नाम रखा गया डच बॉय। ये कोई साधारण सैटेलाइट नहीं थी। इसका काम था दुनिया के किसी भी कोने में आने वाली प्राकृतिक आपदा को पहले ही पहचान लेना और उसे होने से पहले रोक देना। 27 देशों की तकनीक और सैटेलाइट नेटवर्क को जोड़कर इसे तैयार किया गया था। जब ये पूरी तरह तैयार हो गई, तो सभी देशों की सहमति से इसे अंतरिक्ष में भेज दिया गया। 2 महीने बाद जापान के टोक्यो शहर में एक विनाशकारी तूफान आने वाला था, लेकिन इस बार किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि डच बॉय ने समय रहते उस आपदा को रोक दिया। पूरी दुनिया इस तकनीक की तारीफ कर रही थी। लोगों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं थी। लेकिन जहां पूरी दुनिया खुश थी, वहीं अमेरिका के कुछ अधिकारी नाराज थे। वजह यह थी कि टोनी ने विभाग की अनुमति का इंतजार किए बिना डच बॉय को सक्रिय कर दिया था। उन्हें लग रहा था कि इस सफलता का सारा श्रेय अब सिर्फ टोनी को मिलने वाला है। लेकिन टोनी की एक और गलती थी। वो सिर्फ इंसानों की जान बचाने की बात कर रहा था, अमेरिका की नहीं। इसी वजह से उसे एक अहम मीटिंग के लिए बुलाया गया, जहां कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। जैसे ही टोनी अंदर पहुंचा, उसने देखा कि पूरी कमेटी उसका इंतजार कर रही है। यही वो कमेटी थी जिसके नियंत्रण में डच बॉय सैटेलाइट सिस्टम आता था। सभी अधिकारी उस पर बेहद नाराज थे, क्योंकि उसने उनकी अनुमति के बिना सिस्टम को सक्रिय कर दिया था। कमेटी की मांग साफ थी, टोनी डच बॉय के सभी अधिकार उन्हें सौंप दे। उनका असली मकसद इस तकनीक को पूरी तरह अपने नियंत्रण में लेना था, ताकि इससे राजनीतिक और आर्थिक फायदा उठाया जा सके। लेकिन टोनी ने साफ इनकार कर दिया। आखिर डच बॉय की 90% प्रोग्रामिंग उसी ने तैयार की थी। ये उसका सपना था और वो किसी भी कीमत पर इसे गलत हाथों में नहीं जाने देना चाहता था। टोनी ने सबके सामने कहा, मैंने जो किया लाखों लोगों की जान बचाने के लिए किया। अगर मैं आदेशों का इंतजार करता तो न जाने कितने लोग मर चुके होते। लेकिन कमेटी को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्हें सिर्फ अधिकार चाहिए थे। उसी मीटिंग में उसका छोटा भाई मैक्स भी मौजूद था। वो लगातार टोनी को शांत रहने और ज्यादा बहस न करने के संकेत दे रहा था। लेकिन टोनी झुकने वालों में से नहीं था। उसने हर सवाल का डटकर सामना किया। हालांकि इसकी कीमत उसे भारी चुकानी पड़ी। कमेटी ने फैसला सुनाया कि अब डच बॉय का पूरा नियंत्रण उनके हाथ में होगा और टोनी को इस प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया जाएगा। ये सुनकर हर कोई हैरान रह गया। जिस इंसान ने इस पूरी तकनीक को बनाया था, आज उसी को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा था। मीटिंग खत्म होने के बाद टोनी बाहर निकला, जहां मैक्स उसका इंतजार कर रहा था। मैक्स ने कहा, अगर तुम चुप रहते या माफी मांग लेते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अपने भाई की बातें सुनकर टोनी हैरान था, लेकिन जल्द ही उसे सच्चाई पता चल गई। असल में मैक्स हमेशा से अपने बड़े भाई की सफलता से जलता था। उसे कभी पसंद नहीं था कि टोनी उससे ज्यादा सम्मान और ऊंची पदवी रखे। इसलिए उसने गुप्त रूप से कई अधिकारियों और नेताओं के कान भरे, ताकि टोनी को उसके पद से हटाया जा सके। और आखिरकार उसकी चाल सफल हो गई। टोनी को हटाकर वही पद मैक्स को दे दिया गया। जब टोनी को यह सच्चाई पता चली, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन वो कर भी क्या सकता था? आखिर मैक्स उसका अपना भाई था। समय बीतता गया। 1 साल, 2 साल, फिर पूरे 3 साल गुजर गए। इन 3 वर्षों में न कोई सुनामी आई, न कोई भूकंप, न कोई विनाशकारी तूफान। ऐसा लगने लगा था जैसे पृथ्वी पूरी तरह सुरक्षित हो चुकी हो। लोगों को विश्वास हो गया था कि डच बॉय ने प्रकृति को भी काबू में कर लिया है। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी नींद उड़ा दी। यूनाइटेड नेशंस की टीम को अफगानिस्तान के एक दूर दराज गांव से आपातकालीन सूचना मिली। रिपोर्ट इतनी अजीब थी कि पहले किसी को उस पर यकीन ही नहीं हुआ। जांच टीम तुरंत वहां पहुंची,
जिस इलाके का सामान्य तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था, वहां तापमान अचानक शून्य से कई डिग्री नीचे पहुंच चुका था। पूरा गांव बर्फ की मोटी परत से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो आसमान से मौत की बर्फ बरसी हो। जो जहां खड़ा था वही जम चुका था। लोग अपनी आखिरी मुद्रा में बर्फ की मूर्तियों की तरह खड़े थे। किसी को भागने तक का मौका नहीं मिला। ये दृश्य इतना भयावह था कि अनुभवी सैनिकों और अधिकारियों के भी रोंगटे खड़े हो गए। जब आसपास जांच की गई तो पता चला कि ये घटना सिर्फ पिछली रात हुई थी। बर्फ अभी भी ताजा थी और हर चीज वैसी ही जमी हुई थी जैसी कुछ घंटे पहले रही होगी। पूरे इलाके की रिकॉर्डिंग करके तुरंत विश्व नेताओं और कैबिनेट को भेजी गई। जैसे ही उन्होंने वो वीडियो देखा, उनके होश उड़ गए। एक ही सवाल सबके मन में था, अगर डच बॉय पूरी तरह काम कर रहा है तो फिर ये आपदा आई कैसे? पहली बार ऐसा लग रहा था कि शायद डच बॉय में किसी तरह की खराबी आ गई है, जिसकी वजह से वो इस आपदा को रोक नहीं पाया। अब पूरी दुनिया की निगाहें अमेरिका पर थी, क्योंकि सैटेलाइट सिस्टम का नियंत्रण उसी के पास था। मैक्स ने सुझाव दिया कि तुरंत किसी विशेषज्ञ को अंतरिक्ष में भेजा जाए ताकि खराबी का पता लगाया जा सके। लेकिन तभी सेक्रेटरी ने उसकी बात काटते हुए कहा, यह काम सिर्फ टोनी कर सकता है। डच बॉय के बारे में उससे ज्यादा कोई नहीं जानता। अगर कोई इसे ठीक कर सकता है तो वो वही है। समस्या ये थी कि टोनी को तो 3 साल पहले इसी प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया था। तब मैक्स ने जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि वो किसी भी कीमत पर टोनी को वापस लेकर आएगा। कुछ समय बाद वो अपने भाई से मिलने पहुंचा। मैक्स ने उससे कहा कि दुनिया को उसकी जरूरत है और उसे टीम में वापस आना होगा। लेकिन टोनी ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही साफ इनकार कर दिया। अब उसके मन में अपने भाई के लिए सिर्फ नफरत बची थी। आखिर उसी की वजह से उससे उसका सपना छिन गया था। लेकिन मैक्स ने एक ऐसी बात कही जिसने टोनी को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने कहा, डच बॉय में खराबी आ चुकी है और लोग मरना शुरू हो गए हैं। अगर ये नहीं रुका तो लाखों जाने जा सकती है, और जब दुनिया सवाल पूछेगी तो उंगली उसी इंसान पर उठेगी जिसने इसे बनाया था। टोनी गहरी सोच में पड़ गया। आखिर ये सिर्फ एक मशीन नहीं थी, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा काम था। काफी देर बाद उसने भारी मन से जवाब दिया, ठीक है, मैं वापस आऊंगा। उधर अमेरिका ने जांच के लिए भारत के एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक मोहम्मद हबीब को अंतरिक्ष स्टेशन भेजा। उनका काम डच बॉय सिस्टम की तकनीकी जांच करना था। हबीब ने पूरी सैटेलाइट का डेटा एक हार्ड ड्राइव में कॉपी कर लिया और उसे सुरक्षित स्थान पर रखने निकल पड़ा। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। जैसे ही वो एक संकरे कॉरिडोर से गुजर रहा था, अचानक उसके आसपास के सभी दरवाजे बंद हो गए। हबीब घबरा गया। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। तभी वहां का एयर प्रेशर तेजी से बढ़ने लगा। कुछ ही सेकंड में तेज हवा का भयानक दबाव पैदा हुआ और हबीब हवा में उछलकर स्टेशन के बाहर अंतरिक्ष में जा फेंका गया। कुछ ही पलों में उसकी दर्दनाक मौत हो गई। ये कोई साधारण दुर्घटना नहीं लग रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था मानो किसी ने जानबूझकर ये सब किया हो। लेकिन वो कौन था? इस सवाल का जवाब अभी छिपा हुआ था। फिलहाल कहानी हमें लेकर चलती है हांगकांग, जहां अचानक मौसम ने अपना सबसे डरावना रूप दिखाना शुरू कर दिया था। गर्मी असहनीय स्तर तक पहुंच चुकी थी। मौसम विभाग का एक कर्मचारी जब सामान लेने के लिए ग्रोसरी स्टोर गया तो उसे बार बार बिजली के अजीब झटके महसूस होने लगे। उसे कुछ गड़बड़ जरूर लगी, लेकिन वो कारण समझ नहीं पाया। जब वो अंडों का पैकेट लेकर बाहर निकला तो एक तेज झटका लगा और कुछ अंडे जमीन पर गिर गए। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके होश उड़ा दिए। गिरे हुए अंडे जमीन पर पड़ते ही पकने लगे। इतनी भयानक गर्मी पैदा हो चुकी थी। लेकिन असली तबाही अभी शुरू भी नहीं हुई थी। जैसे ही वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा, चारों तरफ लोगों की चीखें गूंजने लगी। अचानक सड़कें फटने लगी। जमीन के अंदर से लाल गर्म लावा बाहर निकलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर किसी विशाल ज्वालामुखी के ऊपर खड़ा हो। कुछ ही मिनटों में तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। धरती 2 हिस्सों में बंटने लगी और उनके बीच से उबलता हुआ लावा फूटने लगा। लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन कई गाड़ियां सीधे उन दरारों में समा गई। ऊंची ऊंची इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी। चारों तरफ सिर्फ आग, धुआं और चीखें थी। वो कर्मचारी किसी तरह अपनी कार लेकर भाग निकला। जैसे तैसे वो एक पुल पार करने में सफल हुआ, लेकिन पुल के दूसरी तरफ पहुंचते ही वो स्तब्ध रह गया। यहाँ का तापमान बिल्कुल सामान्य था। सड़कें सुरक्षित थी। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कुछ किलोमीटर पीछे जो नरक मचा था उसका यहाँ कोई अस्तित्व ही नहीं था। इस रहस्यमयी घटना की खबर कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया में फैल गई। अब यह साफ हो चुका था कि डच बॉय सिर्फ खराब नहीं हुआ है, बल्कि कोई उसे हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इसी बीच टोनी को तुरंत अंतरिक्ष स्टेशन रवाना होने का आदेश दिया गया। रवाना होने से पहले वो अपनी बेटी को गले लगाता है। उसकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। टोनी मुस्कुराते हुए उससे वादा करता है, मैं वापस आऊंगा और इस बार सब कुछ ठीक करके आऊंगा। टोनी अपनी बेटी से वादा करता है कि वो जरूर वापस आएगा। इसके बाद वो रॉकेट में सवार होकर अंतरिक्ष स्टेशन की ओर रवाना हो जाता है। उस स्टेशन की ओर जिसे कभी उसने खुद डिजाइन और तैयार किया था। स्पेस स्टेशन पर पहुंचने के बाद
उसका स्वागत वहां मौजूद अंतर्राष्ट्रीय टीम करती है। दुनिया के अलग अलग देशों के वैज्ञानिक और इंजीनियर वहां तैनात थे। पूरे स्टेशन की कमान एक अनुभवी कमांडर के हाथ में थी, जिसने टोनी का परिचय पूरी टीम से करवाया। टीम को हांगकांग में हुई तबाही की जानकारी थी। उनका मानना था कि वो सिर्फ गैस पाइपलाइन विस्फोट का परिणाम था, लेकिन टोनी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं था। उसने कहा, काबुल में अचानक बर्फबारी और हांगकांग में ये असंभव गर्मी, दोनों घटनाओं के पीछे एक ही वजह है। हमें सिर्फ उस वजह को ढूंढना है। उधर धरती पर मैक्स अपनी गर्लफ्रेंड सारा के साथ समय बिता रहा था। सारा सीक्रेट सर्विस में काम करती थी और दोनों की मुलाकात व्हाइट हाउस में हुई थी। तभी मैक्स के पास लॉन का फोन आता है। लॉन बताता है कि उसने जांच में पाया है कि हांगकांग की घटना किसी पाइपलाइन विस्फोट की वजह से नहीं हुई थी। उसका संबंध सीधे डच बॉय सिस्टम में आई गड़बड़ी से है। लेकिन जैसे ही उसने और जानकारी निकालने की कोशिश की, उसका पूरा अकाउंट डिलीट कर दिया गया। ये सुनकर मैक्स चौंक गया। उसने तुरंत अपना सिस्टम चेक किया और पाया कि उसका एक्सेस भी बंद कर दिया गया है। अब उसे यकीन होने लगा कि कोई अंदरूनी व्यक्ति इस पूरे मामले को छुपाने की कोशिश कर रहा है। लॉन ने गंभीर आवाज में कहा, अगर किसी ने जानबूझकर सिस्टम से छेड़छाड़ की है तो ये सिर्फ एक तकनीकी खराबी नहीं है, इससे जियोस्टॉर्म शुरू हो सकता है। जियोस्टॉर्म एक ऐसी वैश्विक तबाही जिसमें तूफान, भूकंप, सुनामी, बर्फीले तूफान और आग का प्रकोप एक साथ पूरी पृथ्वी को अपनी चपेट में ले लेते हैं। ऐसी आपदा जिसमें कोई बंकर, कोई सेना और कोई देश सुरक्षित नहीं रह सकता। मैक्स ने उसे शांत रहने को कहा, लेकिन उसके मन में भी डर बैठ चुका था। इसी दौरान सारा को अचानक व्हाइट हाउस बुला लिया गया। राष्ट्रपति ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई थी। मैक्स को यह बात बेहद अजीब लगी। आखिर अचानक इतनी बड़ी मीटिंग की जरूरत क्यों पड़ गई? उधर अंतरिक्ष स्टेशन पर टोनी को सेक्रेटरी जनरल की वीडियो कॉल आती है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि वो जितनी जल्दी हो सके सिस्टम की खराबी का पता लगाएं और साथ ही काबुल तथा हांगकांग की घटनाओं के पीछे की असली वजह भी खोजे। टोनी उन्हें यह भी बताता है कि उनकी टीम का एक वैज्ञानिक रहस्यमय परिस्थितियों में मारा गया है। अब मामला सिर्फ तकनीकी खराबी का नहीं रह गया था, ये एक साजिश की तरह लगने लगा था। आदेश मिलते ही टोनी जांच में जुट जाता है। वो एक एक करके सभी जुड़े हुए सैटेलाइट्स की जांच करता है। घंटों की जांच के बाद भी किसी सैटेलाइट में कोई खराबी नहीं मिलती। तब वो मुख्य नियंत्रण प्रणाली तक पहुंचता है और वही उसे एक चौंकाने वाला सच पता चलता है। किसी ने डच बॉय के प्रोग्राम को जानबूझकर बदल दिया था। सिस्टम को इस तरह सेट किया गया था कि जहां गर्मी होनी चाहिए वहां बर्फबारी हो और जहां ठंड होनी चाहिए वहां विनाशकारी गर्मी पैदा हो जाए। काबुल और हांगकांग की घटनाएं दुर्घटनाएं नहीं थी, उन्हें जानबूझकर अंजाम दिया गया था। कमांडर ये सुनकर स्तब्ध रह जाती है। उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, आखिर ऐसा कौन कर सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों? उधर पृथ्वी पर लॉन अपने ऑफिस में काम कर रहा था। तभी अचानक पूरे भवन की बिजली चली जाती है। लॉन को तुरंत खतरे का आभास होता है। वो फौरन छिप जाता है। कुछ सेकंड बाद वो देखता है कि कई सूट पहने लोग अंदर दाखिल हुए हैं। उनके साथ हथियारबंद गार्ड भी मौजूद थे। वे सीधे कंप्यूटर सिस्टम के पास जाते हैं और सारा डेटा कॉपी करके वहां से निकल जाते हैं। अब लॉन को यकीन हो गया था कि कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है। वो तुरंत मैक्स को फोन करता है। उसका कहना था कि उसके हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे हैं जो पूरे रहस्य से पर्दा उठा सकते हैं। वो मैक्स को न्यूयॉर्क बुलाता है। मैक्स के साथ सारा भी वहां जाने का फैसला करती है। करीब 4 घंटे बाद दोनों न्यूयॉर्क पहुंचते हैं, लेकिन वे बहुत देर कर चुके थे। लॉन सड़क पार कर रहा था कि तभी पीछे खड़ा एक आदमी उसे अचानक तेज रफ्तार कार के सामने धक्का दे देता है। अगले ही पल भयानक टक्कर होती है। चारों तरफ अफरातफरी मच जाती है। मैक्स दौड़कर उसके पास पहुंचता है। लॉन बुरी तरह घायल था। मरने से पहले वो उस हैकर का नाम बताने की कोशिश करता है जो इस पूरी साजिश के पीछे था, लेकिन शब्द उसके होठों तक ही रह जाते हैं। उसका दिल धड़कना बंद कर देता है और वो हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। मैक्स पूरी तरह टूट जाता है। लॉन सिर्फ उसका मुखबिर नहीं था, वो उसका दोस्त भी था। अब वो नाम जो इस पूरी साजिश का पर्दाफाश कर सकता था, एक रहस्य बन चुका था। पहले तो सेक्रेटरी ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जैसे ही उसने सबूत और डेटा देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में एक पल के लिए घबराहट साफ दिखाई दी। फिर उसने कहा, यह कोई दुर्घटना नहीं है, ये सब जानबूझकर किया गया है। मैक्स तुरंत सतर्क हो गया, क्योंकि ये बात वही जान सकता था जो इस साजिश के बहुत करीब हो। जब सेक्रेटरी ने उससे पूछा कि उसे ये जानकारी कहां से मिली, तभी मैक्स को सच्चाई समझ आ गई। उसे एहसास हो गया कि शायद वही लोग इस पूरे खेल के पीछे हैं। और दूसरी तरफ सेक्रेटरी भी समझ चुका था कि मैक्स अब उसके लिए खतरा बन गया है, इसलिए वो उसे बहाने से एक अलग कमरे में ले गया। लेकिन मैक्स भी अब सब समझ चुका था। उसे पता था कि ये जाल है। जैसे ही मौका मिला, उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। अगले ही पल बाहर से गोली चलने की आवाज आई। सेक्रेटरी उसे मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तब तक मैक्स वहां से निकल चुका था। अब ये सिर्फ दुनिया को बचाने की लड़ाई नहीं रह गई थी, ये समय के खिलाफ एक दौड़ बन चुकी थी। उधर मैक्स किसी तरह बचकर सारा तक पहुंच जाता है और उसे पूरी सच्चाई बता देता है। उसने कहा, इस सब के पीछे राष्ट्रपति नहीं है, असली गुनहगार उनका सबसे भरोसेमंद आदमी है, सेक्रेटरी डेकॉम। वो राष्ट्रपति की हत्या करके खुद सत्ता हासिल करना चाहता है,
इस बार सारा को उसकी बातों पर यकीन हो जाता है। आखिर सारे सबूत एक ही दिशा की ओर इशारा कर रहे थे। वो तुरंत हरकत में आती है। सीक्रेट सर्विस की वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते राष्ट्रपति की सुरक्षा उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। वो बिना समय गवाए राष्ट्रपति को कार्यक्रम स्थल से बाहर निकालती है और उन्हें पार्किंग में खड़ी एक टैक्सी तक ले जाती है। मैक्स भी उनके साथ था। रास्ते में वह राष्ट्रपति को पूरी साजिश के बारे में बताता है। सच्चाई सुनकर राष्ट्रपति भी स्तब्ध रह जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका सबसे करीबी सहयोगी ही उनके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रच सकता है। इसी दौरान मौसम तेजी से बदलने लगता है। आसमान काले बादलों से भर जाता है। हर दिशा में बिजली चमकने लगती है। तेज हवाएं चलने लगती है। प्रकृति साफ संकेत दे रही थी कि जियोस्टॉर्म अब शुरू होने वाला है और अगर उसे नहीं रोका गया तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती थी। जब डेकॉम को पता चला कि राष्ट्रपति उसके हाथ से निकल चुके हैं तो वो आग बबूला हो गया। उसने तुरंत अपने आदमियों को आदेश दिया कि किसी भी कीमत पर उन्हें ढूंढकर खत्म कर दिया जाए। उधर अंतरिक्ष स्टेशन में टोनी हालात का आकलन कर रहा था। उसे पता चल गया था कि डच बॉय ने ऑटो डिस्ट्रक्ट मोड सक्रिय कर दिया है। मतलब अगर जियोस्टॉर्म पूरी तरह शुरू हो गया तो मुख्य सैटेलाइट खुद ही विस्फोट कर जाएगी। टोनी समझ गया कि अब समय बहुत कम बचा है। वो स्टेशन पर मौजूद सभी लोगों को तुरंत निकासी का आदेश देता है। सभी वैज्ञानिकों और कर्मचारियों को दूसरी सुरक्षित सैटेलाइट की ओर भेजा जाने लगा। इसी अफरातफरी के बीच टोनी को एक और चौंकाने वाली सच्चाई का पता चलता है। वायरस किसी बाहरी हैकर ने नहीं डाला था। ये काम स्टेशन में मौजूद एक वैज्ञानिक ने किया था। एक इजरायली वैज्ञानिक जिसे डेकॉम ने अरबों डॉलर का लालच देकर अपने साथ मिला लिया था। सच्चाई पता चलते ही टोनी उसके पास पहुंचता है। उसे समझ आ गया था कि अब राज खुल चुका है। घबराकर वो टोनी पर बंदूक तान देता है। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान टोनी उससे पूछता है, तुम्हें आखिर मिलेगा क्या? करोड़ों लोगों की जान लेकर क्या हासिल करोगे? वैज्ञानिक ठंडी आवाज में जवाब देता है, मैं अपने देश के भविष्य के लिए ये कर रहा हूं। जब डेकॉम राष्ट्रपति बनेगा तब अमेरिका और उसके सहयोगी दुनिया पर राज करेंगे। लेकिन अगले ही पल किस्मत करवट लेती है। स्टेशन के एक हिस्से का दबाव अचानक बिगड़ जाता है। एक खिड़की जोरदार धमाके के साथ टूट जाती है। तेज हवा का खिंचाव पैदा होता है और कुछ ही सेकंड में वो वैज्ञानिक अंतरिक्ष में खिंच जाता है। उसकी मौत भी ठीक उसी तरह होती है जैसे पहले हबीब की हुई थी। अब साजिश का सच सामने आ चुका था, लेकिन समस्या अभी खत्म नहीं हुई थी। कमांडर को समझ आ गया कि स्टेशन को बचाना लगभग नामुमकिन है। वो टोनी से कहती है, अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं, हमारे साथ पृथ्वी पर चलो, शायद वहां जाकर हम कुछ कर सकें। लेकिन टोनी इंकार कर देता है। उसकी नजरें डच बॉय के कंट्रोल पैनल पर टिकी थी। वो धीरे से कहता है, इस सिस्टम को मैंने बनाया था। अगर ये आज दुनिया को खत्म करने वाला हथियार बन गया है तो इसे ठीक करने की जिम्मेदारी भी मेरी है। तुम लोग जाओ, मैं यही रहूंगा। आखिरकार कमांडर अपनी टीम को लेकर सुरक्षित स्थान की ओर रवाना हो जाती है। उधर पृथ्वी पर डेकॉम अपने हथियारबंद आदमियों के साथ कंट्रोल सेंटर पहुंच चुका था। उसके एक आदमी ने रॉकेट लॉन्चर तक तैयार कर लिया था। लेकिन तभी पीछे से सारा पहुंचती है और डेकॉम को बंदूक की नोक पर गिरफ्तार कर लेती है। कुछ ही देर में राष्ट्रपति अपनी सुरक्षा टीम के साथ वहां पहुंच जाते हैं। डेकॉम के सारे राज सामने आ चुके थे। राष्ट्रपति उसे देशद्रोह का दोषी घोषित करते हैं क्योंकि उसकी साजिश ने पूरी दुनिया को विनाश के कगार पर ला खड़ा किया था। इसके बाद मैक्स राष्ट्रपति को कंट्रोल रूम में ले जाता है जहां डच बॉय का मुख्य सिस्टम मौजूद था। राष्ट्रपति अपनी रेटिना और फिंगरप्रिंट स्कैन करके सिस्टम को रीसेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी मैक्स एक और चौंकाने वाला सच बताता है। टोनी ने सिस्टम को इस तरह डिजाइन किया था कि अगर कभी कोई विनाशकारी खतरा उसके नियंत्रण से बाहर चला जाए तो डच बॉय खुद को नष्ट कर दे। और अब वही प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। सैटेलाइट के विस्फोट में सिर्फ 8 मिनट बचे थे, लेकिन समस्या ये थी कि जियोस्टॉर्म 4 मिनट के भीतर पूरी ताकत के साथ धरती पर टूट पड़ने वाला था। उधर अंतरिक्ष में टोनी और कमांडर आखिरी कोशिश में जुटे हुए थे और इधर पृथ्वी पर तबाही अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। टोक्यो में आसमान से विशाल बर्फीले गोले बरस रहे थे। मुंबई में भयानक बवंडर शहर को निगलने की कोशिश कर रहा था। रूस में रेगिस्तान जैसी गर्मी पड़ने लगी थी। वहीं दुबई की तरफ विनाशकारी सुनामी बढ़ रही थी। जहां कभी सिर्फ रेत दिखाई देती थी वहां अब पानी का सैलाब उमड़ रहा था। पूरी दुनिया एक साथ कई प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में आ चुकी थी। अंतरिक्ष में डच बॉय तेजी से टूटने लगा। आखिरी समय पर टोनी और कमांडर एक एस्केप कैप्सूल में बैठकर स्टेशन से दूर निकल जाते हैं और अगले ही पल एक विशाल विस्फोट होता है। पूरी सैटेलाइट अंतरिक्ष में आग के गोले में बदल जाती है। कुछ क्षणों के लिए सबको लगता है कि टोनी अब नहीं बचा, लेकिन फिर एक संकेत मिलता है। उसका कैप्सूल सुरक्षित रूप से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही डच बॉय नष्ट होता है, जियोस्टॉर्म भी खत्म होने लगता है। सुनामी का पानी पीछे हटने लगता है। मुंबई का बवंडर थम जाता है। टोक्यो में बर्फबारी रुक जाती है। दुनिया धीरे धीरे सामान्य होने लगती है और उसी लड़के को उसका खोया हुआ कुत्ता भी वापस मिल जाता है। मानो प्रकृति खुद बता रही हो कि तूफान के बाद सुकून जरूर आता है। दरअसल ये सारी तबाही उस वायरस की वजह से हुई थी जिसने मौसम नियंत्रण प्रणाली को हथियार बना दिया था। लेकिन अब वो खतरा हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। पूरी दुनिया जश्न मना रही थी। लोग खुश थे कि वे बच गए।
कुछ समय बाद टोनी भी अपने कैप्सूल के साथ सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आता है। उसे जिंदा देखकर हर कोई खुशी से झूम उठता है। मैक्स दौड़कर अपने भाई को गले लगा लेता है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगता है। टोनी भी राष्ट्रपति से माफी मांगता है कि उसने उन पर शक किया था। और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों, चाहे इंसान कितना भी ताकतवर क्यों न बन जाए, प्रकृति हमेशा उससे बड़ी रहेगी। विज्ञान हमें बचा सकता है, लेकिन घमंड हमें तबाह भी कर सकता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और रोमांचक कहानी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।